What's up everyone? So today is the first day of physical chemistry series. एक और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी मैं, बिकॉज लेक्चर्स थोड़े बड़े हो रहे हैं तो अपलोड करने में बहुत टाइम लग जा रहा है. ठीक है, तो मैंने ये प्लान बनाया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन आएगी और फिजिकल केमिस्ट्री दूसरे दिन आएगी. उस बीच में तुम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और रिवाइज करोगे. ठीक है, तो मैं आज फिजिकल केमिस्ट्री डाल रही हूँ बिकॉज कल मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल दी थी. जिन्होंने भी जीओसी 1 नहीं देखा है जाके देखो, अलग लेवल का पढ़ाई हुआ है, सब लोगों को बहुत फायदा हो रहा है. ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज आज से शुरू है और नेक्स्ट डे कल फिर जीओसी ही आएगा. इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और तुम देखोगे तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, एडवांस तरीके से, जिसने सच में स्कोर किया है फुल मार्क्स. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और बहुत मजा आएगा तुम लोग को. इस सीरीज में जुड़े रहो और प्लीज लिखते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करा जो मैं बताऊंगी. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, जो मैंने जिस चीज़ से पढ़ा है एग्जैक्टली वही चीज़ें तुम लोग को पढ़ाऊंगी और टेलीग्राम पे ये वाले नोट्स तुमको मिल जाएंगे. ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने बता दिया है और तुम लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेना. मैं कमेंट सेक्शन में अपना लिंक दे दूंगी. ठीक है, तो फटाफट से करना शुरू करते हैं. सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे. वेरी फास्ट, तीन टाइप का रिएक्शन होता है यूजुअली. ठीक है, एक होता है वेरी फास्ट, एक होता है वेरी स्लो, एक होता है मॉडरेट. तो भाई वेरी फास्ट में क्या आ जाएगा, जितने भी आयनिक रिएक्शन है वो सारे आ जाएंगे. ठीक है, वेरी स्लो में क्या आ जाएगा, रस्टिंग वस्टिंग जो आ जाएगा, बहुत टाइम मिलता है. और मॉडरेट क्या आ जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी हैं, जितने भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ये सारे मॉडरेट में आ जाएंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है अपना रेट. इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेट. ठीक है, तो रेट अपने को पता होना चाहिए कि रेट मतलब क्या होता है, स्पीड. इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे. ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स से क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है. बट इस चैप्टर में टाइप नहीं मतलब है, इस चैप्टर में क्या मतलब है, अपने को स्पीड से मतलब है, कितना स्पीड से बढ़ रहा है, कितना स्पीड से घट रहा है. तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो अपना है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हमेशा याद रखना, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, ये हमेशा याद रखना है अपने को. ठीक है, अल्टीमेटली क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा. पहले ये जान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता है कि ज्यादा होता है. ऑब्वियसली बढ़ कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, तो पता है अपने को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, टाइप्स ऑफ रिएक्शन. तो अपने को याद रखने का एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज मतलब जब भी लाइक काफी लंबे समय के लिए हम लोग को रेट निकालना है तब होगा. इंस्टेंटेनियस मतलब उसी टाइम के लिए, उसी वक्त के लिए, इंस्टेंट के लिए. ठीक है, यूजुअली अपन इंस्टेंटेनियस ही यूज करते हैं हर चीज में. ठीक है, इंस्टेंटेनियस में डी लगेगा और एवरेज में डेल्टा लगेगा. डेल्टा वाला यूज करते नहीं, अपना डी वाला यूज करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में. तो अपन को पता कैसे चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना कैसे. हर जगह जब भी पूछूंगी मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा रेट से रिलेटेड, तो पहले तुमको क्या लिखना है, रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे पहले. अब मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दिखा रही हूँ. ठीक है, ध्यान से समझ लो, कुछ इंपॉर्टेंट सा है, नॉर्मल है. ठीक है, सबसे पहले ये देखो, यह है ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू सी प्लस डी. ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया होगा. तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी समझ में आ गया. अब यहाँ पे देखना है आप लोग को, रेट इसका क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है. इस बी ये भी डिसअपियर हो रहा है, ये अपियर हो रहा है, ये अपियर हो रहा है. तो इसका क्या आएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, है ना. इसका क्या आएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस. इसका आएगा रेट ऑफ अपियरेंस और इसका आएगा रेट ऑफ अपियरेंस. समझ में आया. ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट अपियर हो रहे हैं और रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहे हैं. तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होगा वो हमेशा माइनस के साथ लगेगा और रेट ऑफ अपियरेंस हमेशा प्लस में लगेगा. ये समझ में आया. उसके बाद ये क्या है, ये सब स्टोइकियोमेट्री है. इसमें मोल्स हो सकता है 5A या फिर 6A, कुछ भी हो सकता है. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपियरेंस में कभी भी अपन 1/, नहीं करते. बहुत लोग गलती करते हैं, रेट ऑफ अपियरेंस में गलती कर देते हैं, 1/m1 लिख देंगे और फिर DA/dt कर देंगे. वो नहीं करना है. ये 1/m1 कब करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में. देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू डिसअपियरेंस जो है ए का डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री. ये अपन को याद रखना है. स्टोइकियोमेट्री कब डिवाइड होगा, जब अपन रेट निकालेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इज इक्वल्स टू 1/m2 डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/n1. इधर माइनस लगाया है बिकॉज ये अपियरेंस है प्रोडक्ट वाला, है ना. समझ में आ गया होगा तुमको. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये अपन का रेट ऑफ जो रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसका एक यूनिट होता है, हमेशा याद रखना है. यूनिट जो होगा हमेशा उसको हम लोग देखेंगे यहाँ से. देखो क्या है वो, कंसंट्रेशन बाय टाइम, है ना. तो क्या कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर और टाइम सेकेंड. तो ये होता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ये अपने को याद रखना है. ठीक है, ये तो याद हो ही गया होगा. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अजीब सा कुछ क्वेश्चन है. यहाँ पे देखो, ये कुछ दिया हुआ है. ठीक है,
और तुमको बोल रहा है कि 4 सेकंड में निकालना है। NO2 इंक्रीजेस बाय, एक क्वेश्चन आ गया इंक्रीजेस बाय, बाय मतलब तुमको बता दिया कितना से इंक्रीज हुआ, मतलब चेंज तुमको बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले क्या करना है, पूरा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बड़ा सा चीज लिख दो। मैं तुमको बताती हूँ कैसे, उसके बाद सारा क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। देखो पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ, एक मिनट रिएक्शन लिखने दो मुझे। 2N2O5, ठीक है, 4NO2 प्लस O2। देखते हैं, रिएक्शन लिख लिया। अब यहाँ पे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले अपने को यही लिखना है, देख लो क्या होगा, 1/2, ठीक है, 2 क्यों, बिकॉज यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री था। डिसअपियरेंस होगा क्या, अपीयरेंस, ऑब्वियसली डिसअपियरेंस होगा बिकॉज ये रिएक्टेंट है, इज इक्वल्स टू 1/4 अपीयरेंस होगा बिकॉज NO2 प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद DO2/dt, खत्म हो गया। इसके बाद तुमसे जो दिया रहे, कुछ भी दिया रहे तुम पुट कर लोगे। ये दिया रहेगा, इसको पुट करोगे, ये निकाल लोगे। ये दिया रहेगा, इसको पुट करोगे, ये निकाल लोगे। अल्टीमेटली यही है। सपोज ये तुमको दिया हुआ 4 और तुमसे ये पूछ लिया है, कैसे करोगे इसको? रेट ऑफ अपीयरेंस तुमसे पूछ लिया NO2 का, तो कैसे करोगे? इसको 4 लिखना, ये तो इक्वल टू इसके है, क्या करोगे? ये 4 ऊपर जाएगा तो 16/2, अल्टीमेटली 8 आया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको क्वेश्चन करने होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना है, मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है बता दिया मैंने ऑलरेडी, PYQ से करना है, ठीक है। अगर अब बात करते हैं रेट लॉ की, तो रेट लॉ क्या होता है, याद रखना है अपन को कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोई भी रेट। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट है, याद रखना है। रेट अलग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग होता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जो हमारा रिएक्टेंट है उसका पावर x एंड y। अब ये x एंड y क्या है, ये है तुम्हारा ऑर्डर। ये A और B के समान नहीं होगा, याद रखना है। मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं A और B को, और x और y अपना ऑर्डर है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये k क्या है। यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक k लगा दिया गया है, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट कैसे निकलेंगे हम, देखो यहाँ पे रेट इज इक्वल्स टू k A N1 N2। अब तुम बोलोगे आप तो यहाँ पे बोली कि यहाँ पे N1 N1 अलग अलग होता है ना। ये मॉलिक्यूलैरिटी है और ये ऑर्डर है, सेम सेम कैसे हुआ? देखो सेम कब होगा, दो एक जगह पे होगा सिर्फ सेम, एलिमेंट्री रिएक्शंस में। किसमें? एलिमेंट्री, आगे पढ़ेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या होता है, जो सिंगल स्टेप में हो जाता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो ऑर्डर की बात करते हैं। मैंने बताया ऑर्डर होगा यहाँ पे, जो चीज जो यहाँ पे लिखा रहेगा रेट लॉ में, ठीक है, वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, x, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, y, एंड टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस y। समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रेट जो यूनिट ऑफ k है, हम लोग ने रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या निकाला, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। बट यूनिट ऑफ k जो होता है वो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। कैसे निकालेंगे भाई, देख लो यहाँ पे, मोल पर लीटर 1 - n, उसके बाद टाइम का इनवर्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। जब k किसके फॉर्म में, जब कंसंट्रेशन के फॉर्म में निकालना होगा। व्हाट इज n, n इज द ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये 1 - 1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो टाइम पर इनवर्स आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर तुमको बोला जाए कि मेरे को कंसंट्रेशन के टर्म्स में नहीं निकाला, तो कैसे निकालोगे, ATM 1 - n और टाइम इनवर्स हमेशा रहेगा। अब तुमको दोनों समय में पता चल गया होगा, देख लो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तुमको सारा नोट्स मिल जाएगा, तुम जब पढ़ोगे तुमको एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। बहुत कम टाइम लगेगा तुमको पढ़ने में। ये देखो ATM 1 - n टाइम, एक एक चीज समझो, बहुत आराम से मजा आएगा और सब कुछ तुम पढ़ समझ पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, में बताया तुमको सिंगल स्टेप में हो जाएगा, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होगा। सपोज ग्लाइकोलाइसिस क्या पढ़ते हैं हम लोग, 10 स्टेप का रिएक्शन है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इट इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा इससे, तुमको अजीब अजीब क्वेश्चन आएगा, मैं दिखाती हूँ तुमको कैसे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ओके। तो अब हम लोग को क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन कैसे करना है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से क्वेश्चन कैसा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पहले करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं दी हूँ तुमको। क्वेश्चन पूछेगा, एक मदर इक्वेशन दे देगा तुमको, ठीक है, एक मदर इक्वेशन तुमको दे देगा, और तुमको 3 रिएक्शन या मैकेनिज्म, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तुमको मैकेनिज्म दे देगा किस तरीके से हुआ ये रिएक्शन, ठीक है। और किसी एक रिएक्शन में स्लो लिखा हुआ होगा, और किसी एक रिएक्शन में KF और KB लिखा हुआ होगा, पक्का है, ठीक है। वो फास्ट लिखा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फर्क नहीं पड़ता, अपन को KF और KB चाहिए, और एक का स्लो चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना कि जब भी रेट निकालना होता है किसी भी रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करो, एलिमेंट्री रिएक्शन तो एक ही स्टेप का, कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब भी तुम रेट निकालोगे, तुमको उसका स्लोएस्ट स्टेप का रेट निकालना होगा, ठीक है। उसका स्लो स्टेप क्या है, ये है। चलो रेट लिखते हैं फटाफट से। तो रेट क्या आ जाएगा इसका, बताया मैंने रेट कैसे लिखते हैं। रेट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, N2O2, बिकॉज ये क्या है, रिएक्टेंट है, और H2,
ठीक है, ये अपना रेट आ जाएगा। ठीक है, अब रेट तो पता चल गया अपने को, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक गलती हो गया। इसमें क्या गलती हुआ, N2O2 क्या मदर इक्वेशन में है? नहीं है। मदर इक्वेशन के रिएक्टेंट में क्या है? नहीं है। H2 है? हाँ है। तो H2 को नहीं रिप्लेस करना है अपने को रिप्लेस करना है N2O2 को। अपने को उस चीज़ से रिप्लेस करना है जो अपने मदर इक्वेशन में होना चाहिए रिएक्टेंट में। तो कैसे करेंगे, इसको यूज़ करेंगे KF और KB को। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे KF बाय KB, हमेशा फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड होता है इसलिए। उसके बाद प्रोडक्ट, ये इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। और फिर रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट पे क्या आ जाएगा, बिकॉज इसे स्टोइकियोमेट्री दिया हुआ है इसलिए रिएक्टेंट का पावर वही हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट का पावर वही हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपने को क्या करना है, रिप्लेस करना बताया मैंने। तो N2O2 को ही रिप्लेस करना, तो N2O2 अलग से कर लेते हैं साइड में। तो क्या हो जाएगा, KF बाय KB, ठीक है, KF बाय KB इज इक्वल्स टू NO का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू N2O2। ठीक है, तो ये हम लोग का रिप्लेस हो गया। अब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। और क्या मदर इक्वेशन में NO है? बिल्कुल NO है ना। तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो रेट इज इक्वल्स टू, इसी को बस छापना है, बट इस बार N2O2 को रिप्लेस करके इससे लिख रहे हैं। ठीक है, तो KF बाय KB, और यहाँ पे KB होगा, यहाँ पे KB होगा, है ना, K, उसके बाद NO होल स्क्वायर, और यहाँ पे H2। ठीक है, तो ये अपना रेट हो जाएगा। और ये के सारे कांस्टेंट को एक साथ मिला के तुम क्या लिख सकते हो, K डैश लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो ये तुम्हारा इस टाइप का रिएक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि तुमको लिखना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट। तो कैसे लिखोगे तो बता दिया मैंने, स्लो स्टेप का लेना है, सब कुछ बता दिया मैंने। तो एक बार देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है मेन तुम्हारा इससे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो ये तुमको दे देगा A प्लस B इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3, A है तुम्हारा कोई रिएक्टेंट, B भी रिएक्टेंट है, इस पर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तुमको क्या निकालना, व्हाट इज द रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन के क्या चाहिए अपने को, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले जिसमें सेम है हम लोग को डिवाइड करना है, मैच करना है इस बार हर जगह पे। जिसमें सेम है उसको डिवाइड करो। सपोज यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे A इधर 2 और 3 में सेम है पर भी अलग अलग है, कोई बात नहीं है। तो तुमको इससे ऐसे डिवाइड करना है। तुम क्या लिख सकते हो, डिवाइडिंग 2/3। क्या लिख सकते हो, डिवाइडिंग 2/3। डिवाइड किया जब तो अपने को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो, इसको डिवाइड करेंगे तो हाफ मिलेगा, है ना, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। तो अल्टीमेटली हाफ इज इक्वल्स टू 1/4, ये ऐसा कुछ। ठीक है, पहले लिखना सीखनो। पहले यहाँ पे देखो रेट जो है क्या होता है, A और B के बराबर, बट इसमें यह आ जाएगा ऑर्डर, X और Y मैंने ऑर्डर मान लिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग को सबके लिए रेट लिखना है, दैट्स इट। सबके लिए क्या लिखना है, रेट, बट डिवाइड करते करते रेट लिखना है। ठीक है, अब देखो मैं डिवाइड कर रही हूँ 2/3 से, तो रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू, ये A तो कट गया, खत्म हो गया, तो A लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 इंटू B के साथ क्या है 2/4, मतलब हाफ Y इज इक्वल्स टू 4/16, मतलब 1/4, बिकॉज रेट ही वही है ना, रेट ही तो तुम्हारा दिया हुआ है। तो 1/4 इज इक्वल्स टू हाफ Y। अब ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, मैथ्स में पढ़े हम लोग ये, तो Y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2। जब Y मिल गया तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, Y को हम लोग पुट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो तुम लोग Y जब मिल गया तुम लोग को, तो क्या करोगे, अब डिवाइड करो उन सब चीज़ों से तुमको जो निकालना है, A का निकालना है ना। तो B वाला जिसमें सेम है वो देखो 1/2 डिवाइड करो, क्या आएगा 1/2 में, रेट लिखोगे, 1/2 को डिवाइड करो तो 1 में है 1/2, तो यहाँ पे आएगा A, पहले लिख लेते हैं X और Y वाला, है ना। Y कितना है, 2 आया है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब 1/2 डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखो ये आ जाएगा, रेट तुम्हारा आएगा 4/4 मतलब 1, है ना। इसको करेंगे हाफ, और B जो आएगा वो तो कट जाएगा बिकॉज 2/2 है ना। तो क्या आया अल्टीमेटली, देखो यहाँ पे, तो कभी भी जिंदगी में हाफ 1/1 के बराबर आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो X क्या आ जाएगा, 0, याद रखना। जब नहीं आ पाएगा कभी जिंदगी में तो X 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग का आंसर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन X और Y हम लोग माने थे यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 + 0 इज इक्वल्स टू 2। 2 आंसर आएगा अपना, देख लो रिएक्शन है 2। तो समझ में आ गया होगा तुमको। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया, मैं सब टाइप का क्वेश्चन क्लियर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से,
कितने सारे ऑर्डर रिएक्शन के, 0 ऑर्डर पूछेगा, फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा, बस और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। जितने भी एच म्यू वाले रिएक्शन है, सनलाइट वाले रिएक्शन है, सारे 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एड्सॉर्प्शन वाले जितने रिएक्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन, जितने भी एड्सॉर्प्शन रिएक्शन है मेटल सर्फेस पे, वो सारे 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है, यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव पार्ट है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राफ एक बार देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्राफ एक बार देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ए क्या है, कोई भी रिएक्टेंट एट टाइम टी, मतलब फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और ये क्या है, नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। के क्या है इस बार, रेट कांस्टेंट है ना। तो बताओ तो मुझे 0 ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, बताया था मैंने, ठीक है। यूनिट कैसे निकालते हैं, मोल पर लीटर 1 - n टाइम इनवर्स, है ना। तो बताओ, मोल पर लीटर 1 - n की जगह 0 लिखेंगे तो वही आएगा आंसर, टाइम। तो ये आएगा तुम्हारा यूनिट ऑफ के इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है। मेन क्वेश्चन कहाँ से आएगा तुम्हारा, फॉर्मूला से आता है। तो अपने को डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, अपने को फॉर्मूला से मतलब है। तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, जब मैं नोट्स भेजूंगी इसको भी पढ़ना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर हम लोग को ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स तुमको आती होगी इतनी सी, ठीक है, तुम लोग स्ट्रेट लॉ ऑफ इक्वेशन लगा के ग्राफ बना सकते हो, स्ट्रेट लॉ वाला, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, पूछता है हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ कैसे करना है देख लेते हैं। तो हाफ लाइफ होता है उस वक्त जब तुम्हारा रिएक्टेंट जो होगा हाफ खर्चा हो चुका होगा, हाफ खर्च हो चुका होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जब टाइम इज इक्वल्स टू A0/2 होगा, तभी उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। हाँ, आधा कंसंट्रेशन बचेगा ना। सपोज 10 मैंने लिया, 10 ग्राम लिया, तो हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 5 ही ना बचेगा, हाफ हो गया। तो हाफ लाइफ का क्वेश्चन पूछता है तुमसे, तो तुमको हर एक ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और एक वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने बताया तुमको, ये वाला फॉर्मूला, ये तो 0 ऑर्डर के लिए था, ठीक है, वैसा ही फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हाफ लाइफ में क्या आएगा, A0/2 के। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है अपने को, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के, ठीक है, याद रखना है। अगर तुम बनाओगे ग्राफ तो रेट और कंसंट्रेशन, मैंने एक बार बताओ 0 ऑर्डर मतलब क्या होता है, 0 ऑर्डर मतलब सपोज ये कोई रिएक्शन है, अगर वो 0 ऑर्डर होता तो क्या होता, उसका रेट कैसे लिखते हैं, के A 0 B 0, मतलब कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट, कभी डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए ग्राफ कैसा बना है 0 ऑर्डर का, ऐसा। और पर टी हाफ जो है वो डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है। समझ में आ गया होगा। तो अपने को 0 ऑर्डर से इतना ही चीजें याद रखना है। फर्स्ट ऑर्डर से क्या याद रखना है भाई, देखो फर्स्ट ऑर्डर से क्या याद रखना है ये भी देख लो। तो फर्स्ट ऑर्डर से तुमको याद रखना है सारे एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन सा एग्जाम्पल, डिसोसिएशन रिएक्शन वाले जितने भी होते हैं, वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल रेडियो एक्टिव डीके, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब तक का है जो कि ये फॉर्मूला है, ये हर जगह देखोगे यही फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। के इज इक्वल टू व्हाट इज के, रेट कांस्टेंट 2.303/T log A0Q इनिशियल बाय फाइनल, ठीक है। इसको अगर तुम याद कर लोगे तुम्हारा सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, टाइम वेस्ट होगा उल्टा, कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ देख लेना एक बार, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ही बनता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब तुम इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखोगे, लॉग को इधर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो तुम ई वाला टर्म में लिख के इसका ग्राफ बना सकते हो। पता है ना कि फिजिक्स में अगर तभी तुम ई वाला ग्राफ पढ़ते हो तो हमेशा हाइपरबोला आता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देख लेंगे। इस बार हाफ लाइफ निकालेगा तो तरीका है, हाफ लाइफ निकालेंगे तो इस बार हाफ लाइफ आएगा फर्स्ट ऑर्डर का, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इस बार ऐसा आएगा, है ना। अगर तुम हाफ लाइफ कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओ तो, है ना। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत बार इंटरवल फॉर्मूला करके, ठीक है। इंटरवल फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो सपोज तुमको दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है, इस टाइम इंटरवल पे, इतना टाइम इंटरवल पे है, इतना से इतना है, ठीक है। वो टाइम इंटरवल के लिए तुम सपोज ये टाइम इंटरवल माइनस वो करोगे, फाइनल वाला और इनिशियल वाला माइनस करोगे और तुम निकाल लोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूजुअली हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम लोग करते ही नहीं है। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन करके तुमको कैसे करते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब तुमको बोल रहा है जनरल फॉर्मूला एक बार देख लेने के लिए। कोई भी ऑर्डर हो तुम उसका जनरल फॉर्मूला की वजह से सारा फॉर्मूला लिख सकते हो। ये अपना हाफ लाइफ वाला हुआ, ये अपना नॉर्मल वाला हुआ, ये दोनों एक बार देख लेंगे। कोई खास काम आता नहीं है कभी, फिर एक बार देख लेंगे। कभी सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछ लिया, थर्ड ऑर्डर के लिए पूछे तो कैसे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखो सेकेंड ऑर्डर के लिए कुछ काम नहीं है, बस अपने को याद रखना है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या याद रखना है हम लोगों को, CH3CO C2H5 जो है NaOH, ये याद रखना है। तुम बोलोगे ये तो एस्टर तो उसमें भी था, एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस था यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर में, बट एस्टर का अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर में आता है। सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दिमाग में रख लेना। ये हो गया तुम्हारा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके ग्राफ्स, ठीक है, सेकंड ऑर्डर ग्राफ कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। लास्ट है अपना फ्रैक्शनल ऑर्डर वाला, एक बार देख लेना फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल्स आ सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे एक बार फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा तुमको किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ो। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं वाला हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या थोड़ा सा घुमाएगा इसको, मैक्सिमम इस टाइप से ही आएगा। 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स, ठीक है, और व्हेन विल 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट। तो इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, बताओ। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 90% दिया है 10 घंटे में, टाइम दे दिया, तो कैसे पता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पास हो गया तुम लोग को, फर्स्ट ऑर्डर है तो कौन सा फॉर्मूला, इकलौता फॉर्मूला आपके पास कौन सा, KT इज इक्वल्स टू 2.303, ठीक है, लॉग A0 बाय A T, राइट। A0 क्या है इनिशियल, AT क्या जितना बचा, रिएक्शन होने के बाद जितना बचा, ठीक है। तो K अपने को नहीं पता है, K निकालना है, टाइम पता है 10 घंटा है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे उसको, या फिर तुम चाहो तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये नॉर्मली क्वेश्चन जो आता है उससे वो कैसा आता है, आवर्स में ही दिया जाएगा तुमको, टाइम आवर्स में ही निकला रहेगा। तो अगर टाइम आवर्स में ना हो तो मिनट में करेंगे, अगर सेकंड में दिया तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ऑप्शन देके तुमको पता करना चलेगा कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 2.03 ऐसे लिखा रहेगा, लॉग A0 को क्या लिखेंगे भाई, 90% खत्म हो गया, मतलब 100% था पहले, है ना, और खत्म हो गया तो कितना बचा, 10 बचा, सिर्फ 10% बचा, काट देंगे तो log 10 आएगा, log 10 कितना होता है 1, खत्म हो गया। तो K कितना आया अपना, K आया 2.303 बाई 10। अब तुम बोलोगे इससे क्या फायदा, वो K निकला है, मेरे को टाइम निकालना है, हाँ तो K तो निकल गया ना, तो 99.9% के लिए कितना लगेगा देख लो, ईजी है। तो हम लोग को फिर से लगाना है, KT इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग A0 बाय A, है ना। अब 99.9% के लिए तो ये तो सही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और ये तुम्हारा K तो अपने को निकल गया है, टाइम निकालना है, इस बार निकाल लोगे एक बार में, है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एक बार हाफ लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लगे दिया 6 मिनट, तो कॉन्स्टेंट रेट कौन सा निकालना है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय K1, तो वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे, अगर पूछेगा तो केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं लास्ट टॉपिक में ऑफ दिस चैप्टर, छोटा चैप्टर था ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैंने क्लास 12 पहले कराना चाहा, बिकॉज सबका बोर्ड्स भी आ रहा है, तो उन लोगों का फायदा हो जाएगा, बोर्ड्स वाले को भी फायदा हो जाएगा, इसीलिए मैंने 11 स्टार्ट नहीं किया पहले। और ये बहुत बेसिक चैप्टर है और इसमें कोई भी पुराना चीज नहीं लगता है, इसलिए मैंने खासकर इसी से स्टार्ट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलिजन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, रिएक्शन कब होगा, रिएक्शन का फेट क्या है, कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है। पहली बात, जो आपस में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उनके पास अपना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास, तभी रिएक्शन होगा, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्टिंग। देखो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि रिएक्शन हो रहा है, इट डजंट मीन कि प्रोडक्ट बनेगा, है ना, बट एक्टिवेशन एनर्जी रहा अगर तो पक्का है कि प्रोडक्ट बनेगा। तो ये डिफरेंस है थ्रेशोल्ड में और एक्टिवेशन में, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब भी एनर्जी देखो हमेशा याद रखना, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल, कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है उस पर डिपेंड करेगा, कैसा नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, किस टाइप का नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, बॉन्ड्स कैसे हैं उसके, O2 है कि N2, तुम खुद बताओ, O2 और N2 ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किससे ज्यादा है, ऑब्वियसली N2 का, N2 प्लस ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना, तो तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा उसको, तो उस हिसाब से तुमने का एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करेगा, है ना। किसके लिए ज्यादा होगा, O2 के लिए N2 के लिए, N2 के लिए ज्यादा लगेगा एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, बिकॉज उसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो जाता है, क्यों, बिकॉज उसके वजह से हम लोग बोले ना कि अलग टाइप का रूट लेके जाता है वो रिएक्शन को। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ग्राफ दिया हुआ है, ये नॉर्मल रिएक्शन था बीच वाला, और नीचे जब चला गया कैटलिस्ट की मदद से और इनहिबिटर की मदद से और ऊपर चला गया, मतलब और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिया इनहिबिटर उसका, और लेट से रिएक्शन होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता है।
अब यही है कि लिमिटेशन क्या है। पहली बात तो अपने इतना याद रखना है हम लोगों को कि मिनिमम अपने को 2 ही रिएक्टिंग स्पीशीज जो होंगे तो ही अट्रैक्ट करेंगे तो सही रहेगा। मोर देन 3 रिएक्टिंग स्पीशीज वाले जो भी रिएक्शन होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो रिएक्टिंग स्पीशीज की मदद से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है मैक्स, और कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तुमको ग्राफ देखना आना चाहिए, एक्सोथर्मिक ग्राफ, एंडोथर्मिक ग्राफ, ये मैं बताने वाले तुम लोग को अभी। तो बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि पता कैसे सर्व करें कि कौन सा ग्राफ कैसा है। ये ग्राफ बना दिया गया है और ये ग्राफ बना दिया गया है, बहुत कंफ्यूजन है कौन सा एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ है कौन सा एंडोथर्मिक वाला ग्राफ है। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ठीक है। तो तुम कैसे पता करोगे? पहली बात यहाँ पे एनर्जी वाई एक्सिस पे दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, एक्सो मीन्स क्या होता है? वो रिएक्शन खुद से होना चाह रहा है कि हम लोग करवाना पड़ रहा है? सोच लो पहले, वो खुद से होना चाह रहा है। होता है ना कि सपोज एक इंसान ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, सपोज अपनी लाइफ में तुम बहुत स्टेबल हो, बहुत पैसा कमा चुके हो, ठीक है। अब तुमको बोलेगा यार तुमको इतना मेहनत करना पड़ेगा, तुमको मिलेगा 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, ठीक है। तुम जाना चाहोगे क्या? मतलब तुमको जबरदस्ती बोलना पड़ेगा यार प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ, और तुमको उल्टा पैसा देना पड़ेगा कि भाई मैं तुमको अलग से पैसा दे रहा हूँ जाने का, है ना। तो वो होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे ये लोग बहुत ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इनका रिएक्टेंट ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, वो जाना नहीं चाहेगा प्रोडक्ट में, ठीक है। और जाएगा भी तो मुंह बना के जाएगा, गुस्सा में जाएगा, जाएगा तो ऑलरेडी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, वो एकदम स्टेबल नहीं है अपनी जिंदगी में, बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि यार मेरे को कहीं से पैसा आ जाए। कोई इंसान बोलेगा यार तुम जाओ वहां पे तुमको 5,000 रुपीज मिलेगा, पागलों की तरह भागता हुआ जाएगा, तुमको पैसा देना पड़ेगा क्या उसको? बिल्कुल नहीं। बोलेगा भाई मैं चला जाता हूँ, मैं तुमको उल्टा पैसा दूंगा 2,000 रुपये, बस मेरे को 3,000 और दे दो, है ना। तो ये सिस्टम है यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो तुम देखो मैं एक्सोथर्मिक की बात कर रही हूँ, सपोज ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट है और सी बना रहा है, ठीक है, ठीक है। ये बी हटा दो, नॉर्मली ए से सी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एंडो में ए से सी बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझोगे तो समझ में आएगा। अब बताओ एक्सो के केस में कौन स्टेबल है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट? ऑब्वियसली एक्सो वाला अनस्टेबल है जिंदगी में, उसके पास पैसा की कमी है, तो वो क्या करेगा, वहां जाना चाहेगा जहां 5,000 मिल रहा है उसको, तो वहां पे खुश हो जाएगा वो। इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल होता है और रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है ना। इस केस में क्या होता है, उल्टा, वो ऑलरेडी जिंदगी में स्टेबल है, जब जाएगा तो गुस्सा में जाएगा, यार मेरे को जाने का एकदम मन नहीं कर रहा था, फालतू का भेज दिया मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अब तुमको पैसा कहाँ देना पड़ेगा जाने के देने के लिए? ऑब्वियसली एंडो में, बिकॉज एंडो जाना चाहता ही नहीं है, इसीलिए उसको एनर्जी देना पड़ेगा। और एक्सो बोलेगा भाई 5,000 मिल रहा है ना मेरे को वहां से, तुमको मैं 2,000 दे दूंगा और 3,000 मैं रख लूंगा, उस टाइप का सिस्टम है। तो एनर्जी लेगा, दे देगा उल्टा, लेगा कहाँ से, देगा ही उल्टा, ठीक है। तो ये सिस्टम अपना एक्सो और एंडो में, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और चीज समझाती हूं मैं तुमको कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। याद रखना, तुम जितना केओटिक रहोगे अंदर से, जितना एनर्जी वाले रहोगे, उतना स्टेबिलिटी कम है तुम्हारे अंदर, ठीक है। अब तुम ये ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो रिएक्टेंट क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ, है ना। और प्रोडक्ट क्या हुआ, स्टेबल हुआ। अब तुम आराम से क्वेश्चन कर चुके हो। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट क्या हुआ, स्टेबल हुआ, बिकॉज एनर्जी कम है ना, नीचे है, और ये अनस्टेबल है। तो बताओ ये क्या होगा, जब रिएक्टेंट अनस्टेबल प्रोडक्ट स्टेबल, क्या होगा, एक्सो, है ना। और जब रिएक्टेंट स्टेबल प्रोडक्ट अनस्टेबल, तो क्या होगा, एंडो। अभी बता दिया, समझा दिया अच्छे से, ठीक है। तो ये सबको रिकैप करो दिमाग में, मैं ऑलरेडी तुमको नोट्स भेज दूंगी, ढंग से सब कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने ग्राफ पहचान लिया, सब कुछ कर लिया। अब लास्ट अपने को पढ़ना है कुछ 2 फॉर्मूलाज है, वो 2 फॉर्मूला ही तुमसे क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम, उससे और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वो 2 फॉर्मूला कौन कौन सा है? पहला है भाई अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। क्या है पहला? टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्या है, सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तुम उसका टेम्परेचर को बढ़ा दी 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, टेम्परेचर या तो डबल, सॉरी रिएक्टेंट का जो रेट है या तो वो डबल हो जाएगा तो ट्रिपल हो जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। यूजुअली अपने को 10 से बढ़ाना होता है, यूजुअली 10 से टेम्परेचर बढ़ाना होता है। देखो यहाँ पे म्यू क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। के टी प्लस 10 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ वाला है ना। और के टी क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज वो टेम्परेचर कम मतलब नॉर्मल वाला है। इज इक्वल टू 2 to 3, या तो डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है, बता दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। और ये म्यू को तुम क्या लिख सकते हो, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सपोज तुमको म्यू दिया हुआ है, तुमको अगर म्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तुम क्या निकाल सकते हो उससे, रेट रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। रेट रेशियो किसका, वो रेट का जब टेम्परेचर 10 गुना बढ़ गया था और वो रेट का जब वो नॉर्मल था, उसका रेशियो निकाल सकते हो तुम। कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा टी बाय 10। देखो अभी समझाती हूँ कैसे होगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ होगा, देखो।
अ रिएक्शन हुज टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, तुमको दे दिया टाइम कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, देन इंक्रीज इन रेट रिएक्शन विल बी। कैसे निकालोगे इसको बताओ तो, इसको तुम रेशियो से निकाल पाओगे, दिमाग में रख लेना। जब भी इंक्रीज वाला कुछ पूछे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहे, 2 रिएक्शन रहे, तुम कैसे निकालोगे इसको, रेशियो से निकाल पाओगे। ठीक है, तुमको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, रेट रेशियोज का इज इक्वल्स टू म्यू डेल्टा टी डिवाइड बाय 10। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, T2/T1 50 से 40 मतलब 10, 50 माइनस 10 40, तो म्यू 40/10 हो जाएगा। और म्यू क्या है, म्यू कुछ नहीं बोलेगा तो क्या रखेंगे, डबल हुआ होगा पक्का। जब ट्रिपल बोल देगा तब ट्रिपल 3 लिखेंगे, यूजुअली डबल लिखेंगे, तो म्यू लिखेंगे यहाँ पे 2, तो क्या आएगा 2 की पावर 4। तो R2/R1 का जो रेशियो आया है वो आया है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, मतलब R2 जो होगा वो 16 टाइम्स R1 रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तुम कर पाओगे अगर तुमको फॉर्मूला पता होगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लास्ट अपने को फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, आर्हेनियस इक्वेशन का। यही क्वेश्चन तुमसे बस पूछेगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही दिमाग में रख लेना है। log K2/K1, तुमसे इसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा, रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स, रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट तुमसे पूछेगा। ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी 2.03, आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1/T2, T1 T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, मैक्स टू मैक्स, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं। ये सारा तुमको पढ़ना है ऑलरेडी, पढ़ लेना, मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं बढ़ा देती हूँ तुमको। ठीक है, अब यहाँ पे है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को पता है ऑलरेडी। अब इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, बस क्वेश्चन है। तो अल्टीमेटली अब तुमको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है इस चैप्टर का, तुम्हारा इस चैप्टर का बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब तुम लोग को मैं क्या करूंगी, टेलीग्राम पे नोट्स भेज दूंगी इसी चैप्टर का। तुम लोग क्या करना है, पूरा एक बार रीड करना है, पूरा एक बार यहाँ से शुरू से लेके एंड तक रीड करना है, कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, एंड तक बस रीड करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर में लग जाओ। फर्स्ट टाइम अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मुझसे भी फर्स्ट टाइम नहीं होते थे क्वेश्चन। ठीक है, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन भी समझ में आया तब दिक्कत है, सोल्यूशन देखने के बाद समझ में आ जा रहा है कोई बात नहीं, देखो उसको लिखो कि मेरे को इसमें डाउट हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है। इसके लिए भी कॉन्सेप्ट लिस्टिंग कर लो, या फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट लिस्टिंग नहीं की थी इसके लिए, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखती थी, और जिसमें मेरी गलती होती थी जो कॉन्सेप्ट में थियोरेटिकल पॉइंट्स में, उसको मैं बुक में या फिर कॉपी में लिख लेती थी। ठीक है, तो ये सब चीजें तुमको दिमाग में रखनी है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स से 1-2 बार घुमा के क्वेश्चन पूछ चुका है नीट, तो एक बार देख लेना वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक और सीरीज लाऊंगी, जब फिजिकल केमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा, P/Q सीरीज, उसमें पूरा प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लेंगे, और पूरा तुम्हारा नीट के लिए रेडी हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, आई होप तुम्हें बहुत पसंद आया होगा वीडियो, और ढंग से पढ़ो इसको, और प्लीज नोट्स रीड करना है आज के आज ही, बैकलॉग मत रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच।